जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के IAC-2 यानी दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत के बारे में। दोस्तों, भारत की समुद्री ताकत में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने अपनी जो एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्रेटजी है उसमें एक ऐसा ट्विस्ट ला दिया है जो पूरे इंडो पैसिफिक में गेम को बदल सकता है। सवाल अब यहाँ पर यह उठ रहा है कि क्या भारत अब 65,000 टन वजनी जो सुपर कैरियर है उसको नहीं बनाएगा, और क्या IAC-2 एक ड्रोन कैरियर की भूमिका निभाएगा। आइए जानते हैं पूरी कहानी को। देखिए, अभी भारत के पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन जब हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं यानी IAC-2 को लेकर बात करते हैं, तो उसमें अलग अलग बहुत सारी जो डिबेट्स हैं वो चल रही हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहला प्लान था कि पहले हम 65,000 टन वजनी एक सुपर कैरियर का निर्माण करेंगे जो ज़्यादा फाइटर जेट को अपने पास रख पाएगा और उसमें ज़्यादा फायर पावर होगी। लेकिन अब भारतीय नौसेना ने अपनी इस स्ट्रेटजी में एक बड़ा बदलाव लाया है, और ये स्ट्रेटजी का चेंज आया है, ये काफ़ी सोच समझ के आया है। यहाँ पर अब जो फोकस है वो ड्रोन इंटीग्रेशन पर है। मतलब कि कैरियर सिर्फ फाइटर जेट के लिए नहीं होंगे, बल्कि ड्रोन्स और अनमैन एयर व्हीकल के साथ साथ जो कॉम्बैट सिस्टम है उनका हब होंगे। भारतीय नौसेना अब एक मदरशिप टाइप के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, जहां से फाइटर जेट, स्टेल्थ ड्रोन, स्वार्म ड्रोन एक साथ ऑपरेट करेंगे। अब आखिरकार आपके मन में भी ये प्रश्न आया होगा कि भारतीय नौसेना ने ऑल ऑफ सडन अपनी ये स्ट्रेटजी क्यों बदली है। उसके पीछे का कारण कई है। पहला बड़ा रीजन है मॉडर्न वॉरफेयर अब बदल चुका है। अब युद्ध आप सब ने देखा कि सिर्फ फाइटर जेट और तोपों से नहीं लड़े जा रहे हैं, बल्कि डेटा, AI और ड्रोन, ये सब फ्यूचर वॉरफेयर का हिस्सा है, और भारतीय नौसेना ने इस पे गहन अध्ययन किया है। दूसरा रीजन है रिस्क फैक्टर। जितना बड़ा सुपर कैरियर उतना बड़ा टारगेट। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जितना बड़ा आप सुपर कैरियर बनाएंगे उतना आसान उसको टारगेट करना होगा, और आप सब समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से आजकल शिप्स को टारगेट किया जा रहा है, उससे एक बहुत बड़ा ब्लो मिल सकता है। तीसरा बड़ा कारण है कॉस्ट का। अब जाहिर सी बात है, सुनने में हमें काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है कि हम 65,000 टन वजनी सुपर कैरियर पर काम करेंगे, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल अप्रोच से देखें तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, और इस चीज़ को भी भारतीय नौसेना ने अपने रिस्क फैक्टर में रखा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि प्लान क्या है एक्चुअल। भारतीय नौसेना इस समय कुछ अलग करने का सोच रही है। भारतीय नौसेना सोच रही है कि हम IAC-2 तो बनाएंगे, लेकिन वो INS विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप होगी, यानी वो भी 45,000 टन वजनी कैरियर होगा, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे अपग्रेड्स किए जाएंगे। जैसे कि उस कैरियर में हमें अपग्रेडेड डेक देखने को मिलेगा। वो ड्रोन लॉन्च और रिकवरी सिस्टम के साथ में आएगा, यानी कैरियर INS विक्रांत के समकक्ष ही होगा, लेकिन वो ज़्यादा स्मार्ट और टेक्नोलॉजी से इक्विप होगा, और उसमें जो फायर पावर है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा। अब यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि जो लॉयल विंगमैन ड्रोन्स हैं ये फाइटर जेट्स के साथ ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा डेक से जो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एयर व्हीकल है, इनको भी हम लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। स्वार्म ड्रोन को, यानी जो ग्रुप अटैक है, वो करने की कैपेबिलिटी भी कैरियर से आ जाती है। और ये सब अगर कैरियर से ऑपरेट होंगे तो निस्संदेह भारतीय नौसेना का जो डोमिनेंस है वो ऑटोमेटिकली जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसके हिसाब से बढ़ेगा। अब भारतीय नौसेना की ये जो स्ट्रेटजी है वो इसी कॉन्सेप्ट पर जाती नजर आ रही है, जहां पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड लिथैलिटी पर काम कर रहे हैं। मतलब एक बड़े जहाज पर वो सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बल्कि वो एक नेटवर्क फ्लीट पर काम कर रहे हैं, जहां पर शिप, सबमरीन्स, ड्रोन्स और जो फाइटर जेट्स हैं ये शामिल होंगे, और ये मिलकर लड़ाई करेंगे। यानी स्पष्ट है कि यहाँ पर भारतीय नौसेना ये मानती है कि एक सुपर कैरियर बनाना अंतिम समाधान नहीं है, बल्कि हम स्मार्ट, नेटवर्क और ड्रोन पावर्ड जो फ्लीट है उसको तैयार करें, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से हो। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें अवश्य बताएं। जैसे जैसे तेजस मार्क 2 के रोल आउट या यूँ कह लें पहली उड़ान की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे इसको लेकर जो नई इन्फॉर्मेशन है वो भी सामने आती जा रही है। अभी हमने हाल ही की वीडियो में आपको बताया कि कैसे टैग TE को ये हैंडओवर किया जाएगा, और कैसे वहाँ पर इसके टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। उसके बाद हमने वीडियोस में आपको बताया कि कैसे इसकी जो सर्विस लाइफ है उसको एक्सटेंड करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसमें तकरीबन हमें 6,000 से 8,000 फ्लाइंग आवर्स की जो सर्विस लाइफ है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है वो इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को लेकर आ रही है। दरअसल तेजस मार्क 2 को काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है। आप इमेजिन करिए कि 220 किलोमीटर दूर से दुश्मन को मार गिराने की ताकत, 8 से 10 मिसाइल को एक साथ लॉन्च करने की क्षमता, और 2 घंटे तक हवा में रहकर एयर डोमिनेंस को बनाए रखने की क्षमता।
ये अगर हमारे एक ही फाइटर में आ जाए तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात होगी। और ये सब हमें तेजस मार्क टू में देखने को मिलने वाला है, जो कि पूरे के पूरे एयर वॉर गेम को ही बदल देगा। तेजस मार्क टू आप सबको पता है भारत का मीडियम वेट फाइटर है, जो कि मार्क वन की तुलना में ज्यादा बड़ा, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा कैपेबल है। इसमें आपको 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6.5 टन का पेलोड कैरी करेगा। इसमें हमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार, एडवांस सेंसर्स देखने को मिलेंगे और 120 मिनट का जो इंड्योरेंस टाइम है वो देखने को मिलेगा। यानी कि ये एयरक्राफ्ट लंबी दूरी से ही दुश्मन को ढूंढकर खत्म कर सकता है। अब यहाँ पर आइए बात करते हैं असली गेम चेंजर मुद्दे पर, जो कि है इसकी मिसाइल। इसमें हमें अस्त्र मार्क वन देखने को मिलेगी, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है और ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। उसके बाद अस्त्र मार्क टू, जिसकी रेंज 220 किलोमीटर है और फ्यूचर में इसे 240 किलोमीटर तक किया जा सकता है एक्सपैंड। यानी कि इसमें हमें एडवांस प्रोपल्शन देखने को मिलेगा और बड़ा नो एस्केप जोन देखने को मिलेगा। और ये सब ऑलरेडी इस समय तेजस मार्क टू से संलग्न हो चुकी है। यानी कि ये मिसाइल एक बार अगर एनिमी पर लॉक हो गई तो उनका बचना मुश्किल होगा। अब तेजस मार्क टू सिर्फ एक फाइटर नहीं है, बल्कि एक मिसाइल ट्रक बनने वाला है। दरअसल यहाँ पर पहला जो चीज़ हमें देखने को मिलेगा वो होगा मिसाइल सैचुरेशन। यानी एक साथ 8 से 10 मिसाइल को फायर करने की जो कैपेबिलिटी है वो इस विमान में होगी और ये पूरी तरीके से एनिमी डिफेंस को ओवरवेल्म कर सकता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा उपयोग होगा, जो अब सुनिश्चित हो चुका है, वो है लॉन्ग रेंज पेट्रोल। दरअसल ये 2 घंटे तक हवा में रहकर जो बॉर्डर के इलाके हैं उस पर नजर बनाए रख सकता है। और क्योंकि इसके पास एडवांस और लॉन्ग रेंज बीवीआर मिसाइल्स हैं, तो इसके पास फर्स्ट शूट एडवांटेज भी होगा। यानी पहले देखेगा दुश्मन को और पहले टारगेट करेगा। इसके अलावा नेटवर्क वॉरफेयर में ये एक नई जो माइलस्टोन है उसको सेट करने वाला है, क्योंकि ये एवैक्स और डेटा लिंक के साथ मिलकर काम करेगा, जो पूरा बैटलफील्ड इससे कनेक्टेड रहेगा और एक एक इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहेगी। और भारतीय वायुसेना ने इसको स्मार्टली इसलिए प्लान किया है क्योंकि यहाँ पर क्लियर है कि ये जो दूसरे महंगे फाइटर हैं एमका जैसे, उनकी तुलना में हमारे लिए ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और यही कारण है कि इसको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और वो लोग जो कहते थे कि तेजस मार्क टू को रिप्लेस कर देना चाहिए, भारतीय वायुसेना की जो स्ट्रेटजी है अब इसका जवाब खुद देती है। अब यहाँ पर रियल सिनेरियो की बात करें तो मान लीजिए एक एनिमी का जेट जो है वो 150 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जस्ट मार्क टू उसे 200 किलोमीटर पहले ही शूट कर देगा, क्योंकि इसका जो एडवांस रेडार है वो एनिमी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं देगा और बाकी का काम मिसाइल पूरा करेंगी। यहाँ पर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए ये चीज क्लियर कर दी है कि तेजस मार्क टू हमारे उन ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है जो हमने अपने हिसाब से बनवाया है। यानी यूं कह लें कि अभी तक भारतीय वायुसेना को जो जो युद्ध में अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो जो कमियां महसूस हुई हैं, उन सारी कमियों को तेजस मार्क टू में रेक्टिफाई किया गया है। और ये एक काफ़ी सुपीरियर एयर डोमिनेंस प्लेटफॉर्म होगा, जो कि भारतीय वायुसेना के एयर डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करेगा। फिलहाल अभी यहाँ पर हम ये बात कर लें इसका इंडक्शन की, तो वो हमें 2030 तक ही देखने को मिलेगा। लेकिन इसको लेकर जो स्ट्रेटजीज हैं वो तैयार की जा रही हैं, जिसका परिणाम भविष्य में हम देख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।